गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी निबंध लेखन के बारे में। हिंदी निबंध को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक आज लेंगे हिंदी निबंध पर। लेकिन इससे पहले कि हम लिखना शुरू करें, हमारे दिमाग में एक योजना भी होनी चाहिए। हिंदी निबंध पर हमसे सवाल क्यों किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। बहुत सारी तरीके से आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। विषय पर कितनी पकड़ है आपकी, ये तो है ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने निबंध को लिखकर जब एग्ज़ामिनर के सामने लेके आते हैं तो इट्सेल्फ आपकी वो योग्यता को बता देते हैं। आपके शब्द, आपका लिखने का तरीका, आपकी चीज़ों को सुनियोजित करने की जो कैपेसिटी उस ऐसे में नज़र आती है, आपकी प्रेजेंटेशन में नज़र आती है, वही एग्ज़ामिनर को देखनी होती है। और इसीलिए आपसे ये निबंध पर प्रश्न किए जाते हैं। 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम निबंध के बारे में कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसे लिखा कैसे जाना चाहिए, इसके प्रति भी बहुत सिंसियर अपने माइंड को रखें और ये जानने की कोशिश करें कि इसको हमें लिखना कैसे होता है। तो कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कस करें, वो आज जानते हैं। निबंध शब्द का अर्थ समझते हैं हम। क्या अर्थ होता है निबंध का? नी प्लस बंध, संधि विच्छेद कर दिया हमने। अर्थ हुआ भली भांति बांधना, अच्छी तरह से बांधना किसी चीज़ को। गद्य की ये एक विधा है जिसे हम कहते हैं निबंध। अब इसमें क्या किया जाता है, किस चीज़ को अच्छी तरह बांधा जाता है? अपने भावों को और विचारों को उस पर्टिकुलर विषय पर जो कि आपको दिया गया है, अपने भावों को और विचारों को समुचित तरीके से जोड़ना और फिर उसे सुगठित रूप में प्रस्तुत करना, ये है निबंध। इसमें आपको अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को, जो भी आप तथ्यात्मक जानकारी उस विषय पर जानते हैं, उन सब चीज़ों को सीमित शब्दों में और विशिष्ट भाषा शैली में प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत करना मीन्स आपको लिखना होता है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको निबंध दिए जाते हैं और निश्चित समय शब्द सीमा दी जाती है। इतने शब्दों के भीतर आपको अपनी बात को कहना है। तो अब जो आप कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, आप ऐसे, आपको कोई भी पिक करना है, कोई भी विषय जो आपको दिया गया है, 3 में से एक कोई आप ऑप्ट करते हैं, तो आपसे सबसे पहली अपेक्षा क्या होगी? निश्चित शब्द सीमा दे दी गई है। इसका अर्थ हुआ कि अब आप अपने विचारों को संक्षेप में लिखेंगे। यानी एक बात क्लियर हो गई, टू द पॉइंट बात लिखनी होगी। संक्षेप में लिखने का अर्थ ये हुआ कि आपकी जो तथ्यात्मक जानकारी है, ऐसा ना हो जाए कि किसी एक बात पे आप बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से बता रहे हैं और कुछ बातें बिल्कुल भी जिनके बारे में आपने एक्सप्लेन नहीं किया। ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऐसे को सबसे पहले लिखते समय क्रमबद्ध करना है। आपको ये बात तय कर लेनी है कि आपको कौन सी चीज़ को पहले कहना है और कौन सी चीज़ को आपको बाद में कहना है। उसका अच्छी तरह से आपको क्रम नियोजित करना है। इसी को कहते हैं हम सुनियोजित। जो हमने बात अभी कुछ देर पहले पढ़ी कि इसमें निबंध में हम क्या करते हैं, सुनियोजित तरीके से अपने विचारों को और भावों को रखते हैं। अब ये सुनियोजित किस तरह से होता है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको
जो भी विषय आपसे पूछा गया है, इसको किस क्रम में आपको लिखना है, इस चीज़ को सबसे पहले तय करना है। आपका ऐसे अपने आप ही सुनियोजित हो जाएगा। दूसरी बात, अतिरिक्त किसी बात को नहीं कहना है जिसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं हो, मीन्स अनावश्यक बात को नहीं कहना है। बिल्कुल प्रभावशाली और एकदम सटीक बात को लिखना है जो हम पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन डाल सके। बात ऐसी हो, एकदम सटीक हो। अगर आप निबंध इस तरह लिख पाते हैं तो उसके बाद अब दूसरी एक बात आती है आपकी भाषा शैली पे। कैसी होनी चाहिए भाषा शैली जब हम निबंध लिखते हैं? हमने क्रमबद्ध बना दिया, हमने ये बात तय कर ली कि हमें हर बात को सटीक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, संक्षेप में, एकदम टू द पॉइंट एग्जामिनर के सामने रखना है। अब दूसरी बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी विशिष्ट भाषा शैली की, जिस भाषा शैली में आप अपने भावों को, अपने विचारों को निबंध लेखन के माध्यम से एग्जामिनर के सामने रख रहे हैं। हिंदी निबंध को लिखते समय जब हमें अपने भावों को, विचारों को लिखना होता है तो भाषा में सबसे पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसका प्रभावमयी होना, मीन्स फ्लो होना चाहिए। बात कहीं टूटती भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगे कि अभी अभी तो हम इस बारे में बात कर रहे थे और एकदम से हमने अपने विषय को दूसरी तरफ ले गए, जिससे कि कंटिन्यूटी नहीं बनी। इसी को कहते हैं प्रवाह होना, भाषा में प्रवाह होना, फ्लो होना। अब ये किस तरह से हो सकता है संभव? सबसे पहले आप जिस विषय पर लिखना चाह रहे हैं, निबंध जिसका आप चयन करते हैं, आप उसकी रूपरेखा बनाइए, ऐदर किसी रफ पेज पर और या फिर अपने दिमाग में आप सेट कीजिए कि हमें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लेना है। रूपरेखा पूरी तय हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, और फिर उससे संबंधित जितने विभिन्न तथ्य हैं आपके पास, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो आप बताना चाह रहे हैं, उनको एक जगह कहीं आप लिख दीजिए, पॉइंटेड ओनली, पॉइंट्स में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आप जिस विषय पर लिखने वाले हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी क्रमबद्ध तरीके से हो जाएगा मैटर आपका। अगर आपने उसको एक बार सेट कर लिया दिमाग में कि इन पॉइंट्स को मुझे इसमें लिखना है और इस सीक्वेंस में लिखना है, इस क्रम में लिखना है, तो आपके जो तथ्य हैं जिनको आप अपने ऐसे बताने वाले हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके में अरेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी ये भाषा में प्रवाह बना रहेगा। अब जिस समय हम अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमारे पास कई सारे विषय हो सकते हैं जिस पर कि एग्ज़ामिनर ने हमसे पूछा है। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, मींस राजनीति, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, समाज के बारे में आपसे कोई निबंध पूछा जा सकता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, संस्कृति के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, संस्कृति के बारे में लगभग हर एग्ज़ाम में आपको निबंध मिल जाता है। भारत की संस्कृति या राजस्थान की संस्कृति, इस पर अगर आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, और नहीं तो अगर आपने कुछ निश्चित डिसाइडेड फैक्ट्स का कलेक्शन अपने माइंड में रखा है, आपने उनको मेमोराइज कर रखा है, तो ये संस्कृति से रिलेटेड मैटर आपको बहुत काम आएगा। चाहे हम हिंदी निबंध की बात करें या इंग्लिश ऐसे की, दोनों ही जगह। तो संस्कृति से रिलेटेड भी आपसे विषय पूछे जाते हैं, विज्ञान से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, साहित्य, दर्शन या इसके अलावा कुछ। अब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं जिस समय हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 3 में से एक हमें ऐसे चुनना होता है, और ऐसी ही सुविधा आपको हर क्वेश्चन में दी जाती है। आपको इसमें से सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा लेना है। तो अब ये जो विषय चयन है, इसमें आपको ये नहीं सोचना सॉरी ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि पर्टिकुलर इस विषय पर लिखने से तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे और इस विषय पर लिखने से कम नंबर मिलेंगे, कम अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं होता।
आपको विषय वही चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पहली बात, अपनी रुचि का विषय होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस विषय के बारे में आपकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो सबसे अधिक है, क्योंकि आप किसी भी निबंध को वैचारिक रूप तक तभी लेके आ सकते हैं जबकि आपके पास उस निबंध से संबंधित जो तथ्य हैं उसका जो संकलन है वो बहुत बड़ा है, आपका वाइड कलेक्शन आपके माइंड में है। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा, आपको उसी विषय का चुनाव करना चाहिए। स्कोरिंग के लिए सोचते हुए कि इसमें ज़्यादा अंक मिल जाएंगे, ये सोचते हुए अपने बिना रुचि का विषय या फिर जिस पर आपके पास तथ्य ही नहीं है कहने के लिए, ऐसे विषय को आपको नहीं चुनना चाहिए। निबंध लेखन में जब हम भाव और विचार अभिव्यक्त करते हैं अपने, तो इनका महत्व उस स्थिति में समाप्त हो जाता है जबकि आपने अच्छी भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया, या कह सकते हैं उत्कृष्ट भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। अब हम जब कह रहे हैं उत्कृष्ट या अच्छी भाषा शैली, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको डेकोरेटिव बना दें। इसका अर्थ ये है कि निबंध की भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, यानी अच्छी तरह समझने योग्य होनी चाहिए। सुरुचिपूर्ण एक शब्द है, सुरुचिपूर्ण। सुरुचिपूर्ण से अर्थ इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली। आपको तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन आपका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी वो अच्छा लगे, उसके लिए भी ये सुरुचिपूर्ण ही हो, उसे पढ़ने में ये आपकी भाषा शैली अच्छी लगे। सरल तो हमने कहा ही, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पहले पढ़ी कि इसमें प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि पूरा आपका निबंध पढ़ने के दौरान जो पढ़ रहा है उसे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे उसके साथ संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है एक। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका ये निबंध जो है वो अद्वितीय बन जाता है। कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत काम की बात हो सकती है। जब आप निबंध लिखते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो निबंध की भाषा में ही दिख जाती है। ये दिख जाता है कि जो लिखने वाला है उसमें कितना सृजनात्मक व्यक्तित्व है, मीन्स कितने क्रिएटिव हैं आप, कि आपने अपने पास जितने भी तथ्य अवेलेबल थे उसको कितने सुंदर तरीके से एग्जामिनर के सामने रखा है। यही बात आपके लिए स्कोरिंग रहेगी। आप 15 नंबर के किसी निबंध को लिख रहे हैं, यही बात आपके लिए इतनी स्कोरिंग रह सकती है कि आप उसमें 12 अंक भी मैक्सिमम ले सकते हैं। हिंदी निबंध में एक और नियम जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, होता क्या है, आपके पास कई तरह से निबंध पूछा जाता है। कोई व्यक्ति प्रधान होता है, कोई विचार प्रधान होता है। तो जिस तरीके का निबंध आपसे पूछा गया है उसी के आधार पर उसकी भाषा शैली भी कहीं कहीं हमें ध्यान में रखकर फिर लिखनी होती है। जैसे अगर कोई निबंध व्यक्ति प्रधान है तो उसका जो उद्देश्य है फिर वो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि पाठक से आपका सीधा संबंध, आत्मीय संबंध आप स्थापित कर रहे हैं। इस तरह की भाषा शैली को प्रयोग में लेना पड़ेगा कि जैसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है उस व्यक्ति से। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन पर कोई ऐसे आ रहा है, तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें लिखना होगा जैसे हम सीधे ही उनसे परिचय अपने पाठक का करवा रहे हैं। तो भाषा शैली कैसी हो जाएगी? बिल्कुल जैसे घरेलू बातचीत के लहजे में है, सरल है, बिल्कुल आडंबर रहित है। इस तरह से आप उस निबंध को लिखेंगे। अब हम मान लेते हैं कोई विचार प्रधान आ गया जिसमें विचारों की प्रधानता है। इस तरीके का कोई निबंध आपको लिखना है किसी
ऐसे पर्टिकुलर विशिष्ट विषय पर जो बहुत गहरा विषय है, जिस पर बहुत संजीदगी से चिंतन करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर भाषा कोई घरेलू बातचीत के लहजे में नहीं होगी। वहाँ एक भाषा का अनुशासन अपेक्षित हो जाएगा आपसे। एक बहुत, जिसको कहते हैं भाषा में अनुशासन, वो वहाँ उन विचार प्रधान निबंध को लिखते समय आपसे अपेक्षा किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, आप अपने विचारों को सटीक तरीके से लिखेंगे, सुसंबद्ध तरीके से लिखेंगे और तर्कपूर्ण तरीके से लिखेंगे। ये सब होते हुए भी आपकी भाषा शैली सुबोध होनी ज़रूरी है, सरल होना ज़रूरी है और प्रभावशाली होना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भाषा को अलंकृत करें, कोई तत्सम शब्द ही प्रयोग में लें, उसको अलंकारों से, छंदों से आप सजाएं और आप उसकी लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट बना दें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाषा को प्रवाहमयी रखना चाहिए ताकि आपके निबंध में सजीवता आए, लाइवनेस जिसे हम कहते हैं। तो वो कई बार कैसे आती है, अगर आप मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई देशज शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा करने से भी क्या हो जाता है, आपका जो निबंध है बहुत स्वाभाविक हो जाता है, बहुत सजीव हो जाता है। ऐसा लगता है कि लेखक का भाषा पर पूरा अधिकार है और सहज अधिकार है कि वो अपने विषय को कितनी विशिष्ट शैली में अभिव्यक्त कर पा रहा है। हिंदी निबंध लिखते समय विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो निबंध लिख रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस का यूज़ कर रहे हैं, उदाहरण जिन्हें बोलते हैं, तो वो बहुत स्कोरिंग होते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी अतिशय प्रयोग। उदाहरणों का भी अगर आपने अतिशय प्रयोग किया है तो आपकी निबंध को गंभीरता नहीं मिलती है, प्रभावशाली निबंध नहीं बनता। उदाहरणों का प्रयोग कीजिए आप, यानी कोटेशंस का प्रयोग कीजिए, लेकिन विषय के अनुकूल कहीं कहीं विशेष जगहों पर उनका प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर वो आपके विचारों को बल प्रदान कर रहे हैं, विचारों को पुष्ट कर रहे हैं और निबंध के संबंध में आपके विचारों को सुव्यवस्थित बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। वहाँ हमें उदाहरण प्रयोग में लेने हैं। लेकिन बजाय इसके अगर आप ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ एग्ज़ामिनर के लिए क्या एक परेशानी हो जाती है कि वो आपसे आपके विचारों की अपेक्षा कर रहा है और उन्हीं आपके विचारों की ही वो परीक्षा ले रहा है। अगर आप दूसरों के विचारों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपके विचारों का परीक्षण नहीं हो सकता। वो आपकी स्मरण शक्ति को नहीं देख रहे हैं उस विषय पर, वो आपके विचारों को भी देख रहे हैं। निबंध का अर्थ यही होता है, आपकी तथ्यात्मक जानकारी के अलावा आपके विचारों का प्रस्तुतिकरण भी है उसमें। किसी भी विषय पर जब आप लिखते हैं निबंध, तो वहाँ आप क्या क्या देते हैं, उस विषय से रिलेटेड तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, फिर आप अपने विचार लिखते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस विषय में ऐसा चल रहा है, ऐसे सुधार की हम अपेक्षा करते हैं। ये हैं आपके विचार। अगर हम उदाहरणों का यानी कि कोटेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं निबंध को लिखते समय, दिखने में वो कितना भी सुंदर बन जाए, लेकिन अतिशय प्रयोग का परिणाम क्या होगा, आपके विचारों का स्थान उसमें ख़त्म हो जाएगा, जो एग्जामिनर का मुख्य उद्देश्य है। तो इस कारण से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी स्टूडेंट ने अगर मान लीजिए बहुत सारे उदाहरण लिखे और फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, उसका रीज़न यही होता है कि किसी भी चीज़ को अति में प्रयोग में ना लीजिए। आप उदाहरण लीजिए पर्टिकुलर विषय पर, आपको जहाँ जहाँ लगता है, एक ऐसे में 2, 3 या मैक्सिमम 4 जगह आप ऐसे कोटेशंस को प्रयोग में लीजिए और उससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात कर सकते हैं निबंध के शुरुआत की और अंत की, भूमिका की और उपसंहार की। निबंध में जितना महत्व पहली पंक्ति का होता है,
पहले अनुच्छेद का, पहले पैराग्राफ का होता है, उसका जो अंत होता है वो भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं होता। भूमिका जितनी सुंदर लिखी जानी चाहिए, उपसंहार भी उतना ही सुंदर लिखा जाना चाहिए। भूमिका हमें उस विषय में प्रवेश करवाती है जिस विषय पर हम लिखने वाले हैं, और उपसंहार हमें या एग्जामिनर को क्या बताता है? फाइनली कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक, आप क्या सोचते हैं वो उस एक पैरा में आप लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। निबंध को जब हम एंड करते हैं, जब उसका अंत करते हैं या उपसंहार लिखते हैं, वो एकदम क्रमिक होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे क्रमिक और स्वाभाविक उपसंहार तैयार करते हैं, तो उससे क्या दिखाई देता है कि जो परीक्षार्थी है, स्टूडेंट है, वो उस विषय से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है और वो अपने फाइनल स्टेज को यानी गंतव्य को सुनियोजित करने की कला भी जानता है। तो आप अपने भूमिका वाले पार्ट को और उपसंहार वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से लिखें। वहाँ आप उद्धरण का प्रयोग कर सकते हैं निबंध के स्टार्टिंग में, निबंध के एंड में भी आप ऐसा कर सकते हैं, किसी उद्धरण के माध्यम से भी उसको एंड कर सकते हैं। अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के बाद या पहले उपसंहार में भी आप उद्धरण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से और स्वाभाविक तरीके से लिखा जाना चाहिए। भूमिका में आप अच्छी तरीके से उस विषय के बारे में भूमिका को बताएं, और उपसंहार में वहाँ आपको कंक्लूज़न बताना है कि ये सारे तथ्य बताने के बाद में अब आपके उस विषय पर क्या विचार आ रहे हैं, वो आपको उपसंहार में लिखना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आज हमने निबंध के लेखन के विषय में जिन कुछ बातों के बारे में पढ़ा, उन सब बातों से आपको अब जब आप किसी निबंध को लिखने वाले हैं, आपको हेल्प होगी। हम आज किसी एक नए विषय पर ऐसे पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।